तो अब इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अगर हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, हम लोगों ने सबसे पहले एनर्जी बैंड को चेक किया, एनर्जी बैंड मॉडल को चेक किया। उसके बाद हमने कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड पे फोकस किया। उसके बाद हमने फॉरबिडन गैप को मालूम किया कि फॉरबिडन गैप क्या होता है, फॉरबिडन गैप की वैल्यू क्या होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। उसके बाद हमने मेटल भी डिस्कस किए, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्लासिफिकेशन, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, डोपिंग। हमने हर तरीके के टॉपिक को जो कि आपके बेसिक्स हैं उसको हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है ना। यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि केवल बेसिक कॉन्सेप्ट समझने से कुछ नहीं होता है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज़ करना होगा, ताकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एक वो कहते हैं ना कि एक स्ट्रेंथ जब बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है बूस्टअप हो जाता है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुआ कोई भी क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो आपको इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी होगी। मैं आगे भी आपको कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं और मैं चाहता हूँ आप हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझें। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे। ये सब आए हुए क्वेश्चन है। मे बी हो सकता है कि उस एग्जाम में डेटा आपका चेंज कर दिया जाए, बट आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और टेस्ट करिए मेरे ऊपर कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको इजीली कर लेंगे, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस तरीके के होते हैं, कोई एग्जाम 2 घंटे का होता है, उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, कोई एग्जाम 2 घंटे का होता है, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। एज फॉर एज इलेक्ट्रॉनिक्स इज कंसर्न, न्यूमेरिकल्स आर वेरी सिंपल। आपको बस फार्मूला एक बार माइंड में रिटेन करना है। अभी तक जो चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं, आई थिंक ज़्यादातर लोग ये सभी चीज़ें इंटरमीडिएट में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक तरीके से मैंने आपको रिकॉल कराया हुआ है यहाँ पे। तो पहला न्यूमेरिकल आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। देख लीजिए इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है आपसे, इफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय सिलिकॉन इज 1.1 माइक्रोमीटर, देन फाइंड द एनर्जी बैंड गैप। तो इसमें आपसे ये कह रहा है कि एक वेवलेंथ आपको गिवन है, उस वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो माइक्रोमीटर में गिवन है, और वैल्यू क्या है आपकी 1.1 माइक्रोमीटर। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन है आपको लैम्डा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई भी क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन है, ये एक बहुत ही इजी तरीका होता है। क्वेश्चन में जो भी न्यूमेरिकल डेटा आपको गिवन है, आप एक साइड में उस डेटा को लिख लीजिए और उस डेटा को देखिए क्या क्या गिवन है आपको, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला आपको तुरंत दिया जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं फार्मूला इमीडिएटली इस टाइप हो जाए। हो सकता है कुछ लोगों का माइंड काफ़ी शार्प होता है, कुछ लोग हो सकता है कि ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को रिटेन ना कर पाते हो। तो आप इन सब चीज़ों को अगर एक साथ लिख लेंगे तो आपको फार्मूला डेफिनेटली याद आ जाएगा कि लैम्डा गिवन है, ये गिवन है, कौन सा फार्मूला पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो डेटा आपको गिवन है। लैम्डा आपको गिवन है 1.1 माइक्रोमीटर। तो आपसे यहाँ पे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि आपका एनर्जी बैंड गैप क्या होगा अगर सिग्नल की वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ जो गिवन है वो कितनी है 1.1 माइक्रोमीटर। तो बेसिकली जो एनर्जी बैंड गैप का फार्मूला होता है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ है कि जो एनर्जी बैंड गैप है Eg वो इक्वल टू होता है 1.24 डिवाइड बाई लैम्डा इन माइक्रोमीटर, और जो आंसर आएगा आपका किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। आपको वो छोटा सा फार्मूला माइंड में याद रखना है, और ये जो फार्मूला है वो क्या है 1.24 डिवाइड बाई लैम्डा यानी वेवलेंथ इन माइक्रोमीटर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इस फार्मूले में पुट कर दीजिए 1.24, लैम्डा माइक्रोमीटर में कितना है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका यहाँ पे Eg की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सिर्फ एक छोटे से फार्मूला अगर आपने अपने माइंड में रिटेन किया हुआ है, आप कितना इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ गिवन थी, आपको एनर्जी बैंड
गैप की वैल्यू को डिटरमाइन करना था। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको एक एनर्जी बैंड गिवन हो, आपको उसके करस्पॉन्डिंग एक लैम्डा गिवन हो, यानी अगर आपको लैम्डा 1 की वैल्यू दे दूं और E1 की वैल्यू दे दूं और साथ में मैं लैम्डा 2 की वैल्यू दूं और आपसे कहूं इस लैम्डा 2 के लिए आप अब इस वैल्यू को आप डिटरमाइन करिए, और उन दोनों का कंपेरिजन भी करके हम वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, एक ही फॉर्मूला यूज किया मैंने, Eg इक्वल टू 1.24 डिवाइड बाई लैम्डा इन माइक्रोमीटर, आंसर आपका आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। इन ए सैंपल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 पर सेंटीमीटर क्यूब एट 300 केल्विन, यानी ये रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो एक सैंपल है एक सेमीकंडक्टर का जिसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपको कितने गिवन है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आपको डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो आपको गिवन है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 पर सेंटीमीटर क्यूब at 300 Kelvin temperature. If intrinsic concentration in sample is 2.5 into 10 to the power 13 per centimeter cube, find the whole concentration. आपको साथ में इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन गिवन है आपका 2.5 इंटू 10 टू द पावर 13 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये डेटा मैंने जो लिखा है ये डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। इन ए सैंपल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 पर सेंटीमीटर क्यूब एट 300 केल्विन। इफ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन इन सैंपल इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर 13 पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द होल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन गिवन हो n और आपको इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन गिवन हो 2.5 यानी Ni, तो आपसे पूछा गया है कि होल की कंसंट्रेशन क्या होगी। बहुत ही फेमस फार्मूला है इसके लिए। इस फार्मूले को हम बेसिकली मास एक्शन लॉ से डिफाइन करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो मास एक्शन लॉ है यह आपको बताता है कि जो नंबर ऑफ होल्स हैं किसी भी सेमीकंडक्टर की हम बात करें, जो नंबर ऑफ होल्स हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम उन दोनों का प्रोडक्ट लें तो वो जो इक्वल होगा वो Ni स्क्वायर होगा, यानी Np इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। यहाँ पे जो n है नंबर, यहाँ पे n डायरेक्ट लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, आपका जो P है वो होल कंसंट्रेशन, जो आपका Ni है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। तो ये आपका कहलाता है मास एक्शन लॉ, यानी द प्रोडक्ट ऑफ होल्स, होल कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑलवेज इक्वल टू Ni स्क्वायर, जहां Ni जो है वो आपका इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास में n गिवन है, हमारे पास में Ni गिवन है, दैट मीन्स वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ होल कंसंट्रेशन, दैट मीन्स P। तो P को हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, n गिवन है, Ni गिवन है, यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P। तो सिंपल सी चीज है Np, तो n की वैल्यू कितनी है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका मल्टीप्लाई होगा किससे, P से, और इक्वल टू क्या होगा Ni स्क्वायर। तो Ni की वैल्यू गिवन है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 13 पर सेंटीमीटर क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहां से आपकी P की वैल्यू आ जाएगी 2.5
इंटू 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 6.25 इंटू 10⁻18 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपकी वैल्यू मैंने इस फार्मूले में पुट कर दी, NP इक्वल टू NI स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10⁸ पर सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा बहुत आराम से, कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। NP इक्वल टू NI स्क्वायर होता है, इसको बोलते हैं मास एक्शन लॉ। ये मास एक्शन लॉ आपने लगाया, NP इक्वल टू NI स्क्वायर। N यानी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन आपको गिवन था क्वेश्चन में, साफ साफ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको गिवन है N और P एंड दिस इज NI स्क्वायर। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी NI स्क्वायर डिवाइड बाई P की वैल्यू क्या हो जाएगी NI स्क्वायर डिवाइड बाई N। आप NI की वैल्यू को पुट करिए, आप N की वैल्यू को पुट करिए, यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ होल यानी होल कंसंट्रेशन। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, NP इक्वल टू NI स्क्वायर, इसको बोलते हैं मास एक्शन लॉ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी प्रॉब्लम हो आप बहुत इजी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई टिपिकल रूल नहीं लगाना है, कोई ऐसी खास एनालिसिस नहीं करानी है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको फार्मूला आपकी मेमोरी में है, आपको याद है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम एग्जाम में इसका खर्च नहीं होगा। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने होल कंसंट्रेशन को निकाला बहुत ही इजीली। नाउ अब इस प्रॉब्लम को हम चेक करते हैं। In a flat aluminum strip with a resistivity of 3.44 into 10⁻⁻1 ohm meter, a cross sectional area of 2 into 10⁻⁻4 millimeter square। यहाँ ये एरिया आपको मिलीमीटर स्क्वायर में गिवन है, जबकि ये आपको किसमें गिवन है मीटर में। तो उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए किसमें मीटर में। एंड द लेंथ ऑफ 5 मिलीमीटर, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें मीटर में। करंट इज 50 मिली एम्पियर, इसको आप एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द स्ट्रिप। तो आप देख सकते हैं इसमें कई सारा डेटा गिवन है, तो इस डेटा को पहले हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, एल्यूमिनियम स्ट्रिप की रेजिस्टिविटी गिवन है आपको, यानी कि रो कितना गिवन है आपको 3.44 इंटू 10⁻⁻1 ओम मीटर। आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, यानी कैपिटल A, जो आपको गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ मिलीमीटर की जगह आप 10⁻⁻2 पुट करेंगे, उसका स्क्वायर 10⁻4 आ जाएगा, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेंथ आपको गिवन है 5 मिलीमीटर, इसको हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से 5 टू 10⁻2 मीटर। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 इंटू मिलीमीटर 10⁻2 यानी 4 एंड 10⁻8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या होता है 10⁻2 मीटर। जैसे आप 10⁻2 मीटर यहाँ पुट करते हैं, उसका स्क्वायर 10⁻4 हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻8 मीटर स्क्वायर। इसको भी मैंने मीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि ये मीटर में गिवन है। सारी की सारी यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। अगर एक भी चीज़ मीटर में गिवन है, दूसरी सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में गिवन है, तो आपको मिलीमीटर या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। और जो डेटा आपको गिवन है, करंट गिवन है आपको 50 मिली एम्पियर, या इसको बोल सकते हैं 50 इंटू 10⁻³ एम्पियर। आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप यानी कि V। तो जैसे ही आपको रो गिवन है, A गिवन है, L गिवन है, I गिवन है, और आपको निकालना है वोल्टेज ड्रॉप, तो क्या करंट और रेजिस्टिविटी में कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो हम यहाँ यूज कर सकते हैं? हाँ, हमें पहले से ही पता है कि हमारे पास करंट डेंसिटी J इक्वल टू होता है सिग्मा E। ये फार्मूला मैं आप लोगों से पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ अपनी बेसिक क्लास में। और J हम जानते हैं करंट डेंसिटी होती है, और J की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं I डिवाइड बाई A इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाई रो।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, V/L, V/L, जहां V क्या है आपका वोल्टेज, इसी को हमें निकालना है। तो आपको लेंथ L चाहिए तो L आपको गिवन है, आपको रो चाहिए, रो आपको गिवन है, आपको कैपिटल A चाहिए, कैपिटल A आपको गिवन है, आपको I चाहिए, कैपिटल I आपको गिवन है। तो यहां से आपको A भी गिवन है, आपको L भी गिवन है, आपको रो भी गिवन है। तो आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 सारा डेटा आपको गिवन है। तो यहां से वोल्टेज की वैल्यू निकल आएगी I रो L डिवाइड बाई A। आप इस I की वैल्यू को पुट करिए, रो की वैल्यू को पुट करिए, L की वैल्यू को पुट करिए और कैपिटल A की वैल्यू को पुट करिए। इमीडिएटली यू कैन डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप। अगर इस क्वेश्चन को आप देखें ध्यान से, बहुत क्वेश्चन में सारा डेटा गिवन है आपको। इन ए फ्लैट एल्यूमिनियम स्ट्रिप with a resistivity of 3.44 into 10 to the power minus 1 ohm meter, a cross sectional area of 2 into 10 to the power minus 4 millimeter square and the length of 5 millimeter. करंट इज 50 मिली एम्पियर। आपको वोल्टेज ड्रॉप को डिटरमाइन करना है अक्रॉस दिस स्ट्रिप। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो आप देख सकते हो कितना आसानी से मैं निकाल लिया। जब यहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो 43 वोल्ट आएगा। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, V की वैल्यू को निकालिए, ये अप्रॉक्सीमेटली 43 वोल्ट आएगा आपका आंसर। तो आप देख सकते हैं मैंने जो फॉर्मूले डिस्कस किए थे उन्हीं फॉर्मूले बेस्ड हम किस तरीके से बहुत ही ईजीएस्ट मैनर में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और आप मेरा यकीन करिए इस तरीके की प्रॉब्लम कोई भी एग्जाम में आती है, 100% आती है, बल्कि मैं तो कहूँगा आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको मैं जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हालांकि अभी तो मैं बीच बीच में सारे क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ कि मैंने आपको कोई टॉपिक कराया और साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी करा दूँ। बाकी एक बफर में कई सारे न्यूमेरिकल लगभग 100 200 500 न्यूमेरिकल मैं बाद में भी आप लोगों को कवर कराऊंगा, जिससे आपको प्रैक्टिस हो चुके और कुछ आपको प्रॉब्लम खुद भी सॉल्व करनी होगी। कई सारी बुक आप लोग यूज करते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम आपको गिवन है, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ए प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब मैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहा हूँ। द माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम एंड द डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट इन सेमीकंडक्टर आर 100 माइक्रोसेकेंड एंड डिफ्यूजन कांस्टेंट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फाइंड द डिफ्यूजन लेंथ। तो आपसे यहां पे पूछी है डिफ्यूजन लेंथ, यानी कैपिटल डी। डिफ्यूजन लेंथ आपसे पूछी गई है कैपिटल डी। तो जैसे ही डिफ्यूजन लेंथ की बात आती है, हम आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिफ्यूजन लेंथ, किस लेंथ तक जो चार्ज कैरियर्स हैं वो आपके डिफ्यूज होंगे। डिफ्यूजन एक आपका सेल्फ फिनोमिना होता है। आपका बेसिकली अगर एक जगह में स्प्रे कर दूं, हल्के हल्के पार्टिकल फ्लो होते हैं। यानी कभी भी हम बात करें कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चार्ज कैरियर की डेंसिटी कम हो जा रही है और कहीं पे ज़्यादा डेंसिटी है और कहीं पे कम है, तो ऑटोमेटिकली चार्ज कैरियर्स का ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन बेसिकली क्या है? द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो किस लेंथ तक चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज होंगे उसको हम बेसिकली यहाँ पे निकालना है, डिफ्यूजन लेंथ। तो यहाँ पे डिफ्यूजन लेंथ को हम यहाँ पे कैपिटल एल बोल देते हैं। तो हमें कैपिटल एल की वैल्यू निकालनी है। तो हम ऑलरेडी फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। एल इज इक्वल टू होता है आपका डी इंटू टाउ। ये फॉर्मूला मैंने आपसे अभी थोड़ी बहुत पहले डिस्कस किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की हम बात करें, द माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम and diffusion constant in semiconductor are 100 माइक्रोसेकेंड एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपको डिफ्यूजन कांस्टेंट यहां दिया हुआ है। तो कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है यहां पे आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और जो आपको टाइम टाउ गिवन है वो आपको गिवन है 100 माइक्रो सेकेंड। 100 माइक्रोसेकेंड। तो आप चाहें तो इस सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसेकेंड को आप क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड में गिवन है तो इसको भी आप उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। अगर ये सेंटीमीटर है तो आप चाहें तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 100
सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल फॉर्मूला मैंने यूज किया है। मैंने आपको यहाँ पे अंडर द रूट ऑफ आपका बेसिकली डी टाउ होता है, डी की वैल्यू गिवन है, टाउ की वैल्यू गिवन है, आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर मिलीमीटर में कर सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है जो आपको डिवीजन लेंथ निकालनी है वो मिलीमीटर में निकालनी है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ मुझे मिलीमीटर में लेंथ बतानी है, या फिर आप मीटर में निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहाँ 4 ऑप्शन गिवन होंगे, आपको कोई एक आंसर जो आपका सही है उस पर टिक मार्क करना होगा। तो मैं यहाँ मीटर में आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा 10 मिलीमीटर। और मिलीमीटर में बता चुका हूँ 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻2 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये फॉर्मूला बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, अगर ये आपको याद रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आपको डी की वैल्यू ना देके आपको म्यू की वैल्यू दे दे। अगर इस क्वेश्चन में आपको म्यू की वैल्यू दे देंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि डी डिवाइड बाई म्यू इक्वल टू होता है आपका वीटी। तो अगर डी की वैल्यू ना देके आपको म्यू की वैल्यू दे दी है तो डी की वैल्यू निकल आएगी म्यू इंटू वीटी से, बिकॉज वीटी क्या होता है रूम टेम्परेचर पे 26 मिलीवोल्ट, वीटी वैल्यू क्या होती है 26 मिलीवोल्ट। तो अगर क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देते हैं, आपको हो सकता है कि एल इक्वल टू अंडर द रूट डी टाउ से एल की वैल्यू डायरेक्ट ना निकले, आपको वो लोग ये दे दें कि म्यू की वैल्यू, मोबिलिटी की वैल्यू आपको बताते। तो डी, अगर डी हमें निकल आएगा मोबिलिटी की टर्म में, बिकॉज डी इक्वल टू क्या होगा म्यू इंटू वीटी। अगर म्यू गिवन है तो वीटी की वैल्यू हमें पहले से ही पता है रूम टेम्परेचर पे 26 मिली वोल्ट। इसमें पुट करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे टाउ के साथ में, तो आपको डिफिजन लेंथ निकल आएगी। तो आप क्वेश्चन को हर तरीके से सोचिए और ये कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने आपको बताया, अगर डी गिवन नहीं है तो आपको म्यू गिवन होगा। ये सारा का सारा काम जो है, जो भी आपका प्रोसेस है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका है, ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। अब हम ये इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। द सेमीकंडक्टर वेफर इज 0.5 मिलीमीटर थिक, ए पोटेंशियल ऑफ 100 मिलीवोल्ट इज अप्लाइड, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट म्यू, मोबिलिटी 0.2 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू मूव अक्रॉस थिकनेस। मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं फिर से। द सेमीकंडक्टर वेफर इज 0.5 मिलीमीटर थिक, ए पोटेंशियल ऑफ 100 मिलीवोल्ट इज अप्लाइड। हमें जो डिटरमाइन करना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट गिवन मोबिलिटी, मोबिलिटी कितनी गिवन है 0.2 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और उसके बाद जो हमें डिटरमाइन करना है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू मूव अक्रॉस थिकनेस। तो फिर से वही प्रोसेस, सारा डेटा एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। जो आपको थिकनेस गिवन है, कितनी थिकनेस गिवन है 0.5 मिलीमीटर, तो जो आपको थिकनेस गिवन है 0.5 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.5 इंटू 10⁻² मीटर। क्योंकि आपको जो यहां पे मोबिलिटी गिवन है, मोबिलिटी मीटर स्क्वायर में गिवन है आपको, ठीक है, मोबिलिटी गिवन है आपको म्यू इज इक्वल टू कितना गिवन है 0.2 मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि मोबिलिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय वोल्ट इंटू सेकेंड। और मैं आपसे टेस्ट मानिए कि कई बार इस तरीके का क्वेश्चन भी आ गया है कि आपको अगर वीटी की यूनिट पूछी जाए तो वीटी की यूनिट क्या होगी, उसको मैं भी आकर डिस्कस करूंगा किस तरीके से हम यूनिट निकालते हैं, जो इंपॉर्टेंट यूनिट है जो अब तक एग्जाम में आ चुकी है। तो म्यू इक्वल टू क्या होगा 0.2 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई वोल्ट इंटू सेकेंड। अब हमें निकालना है, बेसिकली क्या निकालना है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, दैट मीन्स वीडी की वैल्यू पूछी गई है यहां से। तो हमें डायरेक्ट पता है कि म्यू इक्वल टू होता है वीडी डिवाइड बाई ई, ठीक है, वीडी डिवाइड बाई ई। लेकिन यहां पे आप देख लीजिए, अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालना है तो म्यू की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन यहां पे ई की वैल्यू गिवन नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे
कि यहाँ पे क्या पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है 100 मिली वोल्ट। तो V आपको दिया हुआ है 100 मिली वोल्ट, इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻³ वोल्ट। अब आपके पास में वोल्टेज भी आ गया, आपके पास म्यू भी। जैसे ही मुझे देखा कि V आपको गिवन है, वोल्टेज गिवन है, तो आपको इमीडिएटली याद आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? V डिवाइड बाई L। तो यहां पे आप पुट कर दीजिए म्यू इक्वल टू VD इक्वल टू क्या है? V डिवाइड बाई L। तो आपका L ऊपर चला जाएगा, तो म्यू इक्वल टू VD इंटू L डिवाइड बाई V। आपको VD की वैल्यू निकालनी है, तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू V डिवाइड बाई L। तो आपका म्यू मोबिलिटी गिवन है, वोल्टेज गिवन है, थिकनेस L भी आपको गिवन है। तो आप इस वैल्यू यहां पे सारी वैल्यूज पुट करिए, तो आपको यहां से VD की वैल्यू निकल आएगी। तो VD की जो वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगी वो आएगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे ही आप यहाँ पे म्यू की वैल्यू पुट करते हैं 0.2 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, ये मोबिलिटी की यूनिट होती है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। और आप जैसे ही यहाँ वोल्टेज की वैल्यू पुट करते हैं 100 इंटू 10⁻³ वोल्ट, और आप L यानी कि थिकनेस, इसको बोल देते हैं L थिकनेस, या आप कैपिटल D भी बोल सकते हैं, A इक्वल टू V डिवाइड बाई D भी लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं आप L लिखें, यहाँ पे आप D भी लिख सकते हैं। D आपका थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है, D आपको थिकनेस रिप्रेजेंट करता है D। तो यहाँ पे आप D की वैल्यू पुट करोगे, जैसे ही आप सारी वैल्यू पुट करोगे, उसको कैलकुलेट करोगे, आपको VT की वैल्यू मिल जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेकिन इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है, उस पार्ट में ये पूछा गया है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू मूव अक्रॉस थिकनेस। तो आपसे यहाँ टाइम भी पूछा है, तो बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस स्पीड, दैट मीन्स D डिवाइड बाई VD। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप टाइम भी निकाल सकते हैं। D आपको गिवन है कितना? 0.5 इंटू 10⁻² मीटर, और VD आपने निकाल लेंगे इस फॉर्मूले का यूज करके। VD की वैल्यू कितनी आई? 4 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही आप यहां वैल्यू पुट करोगे, तो जो T की वैल्यू आ जाएगी वो अप्रोक्सीमेटली आएगी 12.5 माइक्रो सेकेंड। तो आप देख सकते हैं मैंने जो भी आपसे डिस्कस किया था अभी तक, जो फार्मूले जहाँ फार्मूले आए, उन सारे फार्मूले के हेल्प से मैंने इस चीज़ को, इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजी मैनर में आप लोगों को सॉल्व करना बताया है। अगर आप लोग कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे, आप इन फार्मूलों को लिख लिख के देखेंगे, तो आपको ये फार्मूले इजीली आपके माइंड में रिटेन हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल फार्मूले हैं, और खास बात ये सारे के सारे फार्मूले आपने कहीं ना कहीं फिजिक्स या केमिस्ट्री में यूज किए होंगे। कुछ एक दो डेटा और है जो मैं सोचता हूँ मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ एग्जाम ऐसे भी होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि वहाँ पे डायरेक्टली आपसे वैल्यू पूछ सकते हैं। तो कुछ डेटा है मेरे पास में, मोबिलिटी से रिलेटेड म्यू। तो पहला डेटा तो ये है कि मैं सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड के लिए मोबिलिटी की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। सिलिकॉन में जो मोबिलिटी होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली, जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड लगभग ये रहती है, वो आपकी रहती है जर्मेनियम, ये 3900 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड, गैलियम आर्सेनाइड 8500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। ये अप्रॉक्सीमेटली रहती है 850 से लेके 1200 तक वेरी करती है सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। तो ये आपकी बेसिकली मोबिलिटी होती है। इसको हम थोड़ा एक्यूरेट कर देते हैं, यहाँ पे इसको लिख देते हैं
1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। तो कई बार ये मोबिलिटी आप लोगों से पूछ लेते हैं एग्जाम में, हो सकता है कोई न्यूमेरिकल डेटा, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको कहीं ना कहीं पे नोट कर लीजिए। तो 1800 अप्रॉक्सीमेटली, ये सारी की सारी वैल्यू ये अप्रॉक्सीमेटली है कहीं ना कहीं। और टेम्परेचर के अगर हम चेंज करते हैं तो हमें पहले से पता है कि मोबिलिटी क्या होगी, चेंज होगी। अगर ऐसी एक मीडियम की मैं बात करूं और आपको मोबिलिटी μ1 μ2 और μ3 गिवन है, आपसे आप कंबाइंड मोबिलिटी पूछी जाए तो ये इसका फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाई μ1 प्लस 1 डिवाइड बाई μ2 प्लस 1 डिवाइड बाई μ3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। कई बार इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और होल मोबिलिटी में भी आपसे रिलेशनशिप पूछ सकते हैं। आपको मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की अगर मान लूँ, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अगर मैं आपसे कह दूँ μn है और होल की मोबिलिटी आपकी क्या है, μp है। अगर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी μn है और होल की मोबिलिटी आपकी μp है, तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि करेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और होल मोबिलिटी में। तो जो आपका μn है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है 2.5 टाइम्स μp, जहाँ पे μn क्या है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, और जो आपका μp है ये आपकी होती है होल मोबिलिटी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितने आराम से, कितने ईजीएस्ट मैनर से न्यूमेरिकल को मैंने सॉल्व किया हुआ है। ऐसे ही आप कोई भी न्यूमेरिकल आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, आपको उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और होल मोबिलिटी का फॉर्मूला आप चेक कर लीजिए, μn इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 2.5 टाइम μp, यानी इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है होल के कंपेरिजन में अप्रॉक्सीमेटली 2.5 गुना ज़्यादा होती है। कभी कभार ये प्रॉब्लम आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर में पूछ सकते हैं, बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है। अब इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टेस्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप से आपसे डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड का कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा आपके माइंड में रिटेन रहेगा अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं। और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के ऊपर से। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर।